सभी सखियों सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। नमस्कार और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज भाई रथ यात्रा का दिन है, बिल्कुल बड़ा पवित्र दिन है ना। हमारी तरफ से भी रथ यात्रा के उस उत्सव की सभी को ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। और रेणु जी आपको भी शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को, और जो भी श्रद्धा से इसमें शामिल होते हैं। और थोड़ी सी पाबंदियों के साथ इस बार मनाया जा रहा है, और आज इस पर तो हम थोड़ी चर्चा करेंगे ही मंजरी, है ना। और उसके साथ साथ हम पिछवई कला के बारे में भी थोड़ी जानकारी अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे, और विषय कैसे याद करें या कुछ और भी चीज़ें, अंक हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हें कैसे याद किया जाए इस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, और इसके साथ साथ सखी विशेष में हम साहित्यकार कुंदनिका कपाड़िया के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि आज हमारे जो विषय हैं उनमें कितनी हम जानकारियां लेकर आते हैं और हमारे श्रोता सखियां कितना एंजॉय करते हैं। हाँ, हमें तो मालूम है कि हम क्या लेकर आ रहे हैं, हमारे साथ ही देखते हैं कि उसमें कितनी अपनी सहभागिता निभाते हैं। और उसके साथ साथ किसने किसने जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आज देखा टेलीविजन पर, क्योंकि इस बार जो है, जो हम हर वर्ष मनाते हैं आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से जो शुरू हो जाती है रथ यात्रा, इसका आयोजन होता है। इस उत्सव का एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। और इसमें थोड़ी सी हमने जैसे कहा कि सिर्फ इसमें जो प्रशासनिक लोग थे, जो ऑफिशियल्स थे, सिर्फ वही लोग आए। लगभग 1000 लोगों ने इसमें शिरकत की, और बाकी सामान्य जनमानस को उसमें आने की पाबंदी थी। और उसके साथ साथ एक बात और बता दें कि वहाँ पर जो लोग थे भी, मंदिर के पुजारी हों या जो भी, उन्हें सब ने कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट रखी, टेस्ट करवा कर ही वहाँ पहुँचे। जो नेगेटिव थे सिर्फ वही लोग वहाँ पर हैं। तो इस तरह से बलभद्र जी, सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी रथ पर बैठकर अपने मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं, और जो करीब 2-3 किलोमीटर की दूरी है। बिल्कुल, और आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो जब द्वितीया से ये त्यौहार शुरू होता है तो ये 10 दिन तक चलता है, और तीनों अपने स्थान पर वापस आ जाते हैं और मंदिर में अपने स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। और इस रथ यात्रा का धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक महत्व है। पूरी भारत के 4 धामों में से एक है। इस रथ यात्रा, जब रथ यात्रा यहाँ पर तीनों रथों से निकलती है तो उसकी सुंदरता जो होती है वो बहुत ही अविस्मरणीय हो जाती है, और बहुत सुंदर सुंदर तरीके से सजाते हैं रथों को। तो इन रथों को नंदी घोष, तला ध्वजा और देव दलन भी कहा जाता है। और आज की जो उत्सव की जो रौनक होती है वो हर्ष उल्लास के साथ बढ़ जाती, दुगनी हो जाती है। तो है ना? लेकिन एक बात और है, ये रथ यात्रा मेला जो होता है ना, वैसे तो मतलब सब जगह का अपना अपना पर्व का तरीका है, लेकिन जैसे 8 दिन बाद वो घूमकर फिर अपने घर पहुंचते हैं। लेकिन उसके पहले जो है ना, ये जो निकालते हैं रथ यात्रा, उसकी खास वजह है। जैसे ज्येष्ठ मास का जब पूर्णिमा आती है तो उस समय से ही ऐसा काशी खास तौर से, जहाँ पर के उत्सवों का शहर है और बहुत प्राचीन है नगरी, तो वहाँ पर इसका आरंभ रथ यात्रा से ही माना जाता है। क्योंकि इसका आधार उत्सव, जैसे हमने जैसे कहा ना कि ज्येष्ठ की पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ को भक्तजन स्नान कराते हैं, और इतना कराते हैं कि वो बीमार पड़ जाते हैं, ऐसी मान्यता है। और लोकाचार के तहत इसके बाद प्रभु अस्वस्थ होते हैं और पखवाड़े भर यानी पूरे 15 दिन विश्राम करते हैं, और जिसको कि आजकल हम कहते हैं कि क्वारंटाइन के हो जाते हैं। और इस दौरान उन्हें सिर्फ और सिर्फ काढ़े का भोग लगाया जाता है इस 15 दिनों में। बहुत ही लेकिन आज जो निकलते हैं तो इसीलिए देखो कि जो आज हम लोगों का खास तौर से जगन्नाथ जी की जब पूजा होती है तो जामुन है और अंकुरित सारे जो अनाज है वो खिलाए जाते हैं, यानी एक तरह से सुपाच्य चीजें दी जाती हैं। और पथ्य के तौर पर, यानी बीमारी के बाद उठे हैं तो खिचड़ी बनाई जाती है और हल्का फुल्का ही भोजन लिया दिया जाता है। तो ये एक परंपरा है लोकाचार के तहत। और इसी तरह से पुरी में जो पुराधीश्वर की रथ यात्रा के विधान की जो बात है वो भी ज्येष्ठ पूर्णिमा से शुरू होती है। इस दिन नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ को भक्तगण गर्मी की तपिश से निजात दिलाने के लिए कलश यात्रा निकालते हुए उन्हें स्नान कराते हैं। तो वही चीज हो गई, जैसे यहाँ स्नान कराते हैं और वही वहां पर उसके बाद थोड़ा सा वो बीमार पड़ते हैं। और इसके साथ ही 3 दिन लक्खी मेला होता है। लक्खी मेला मतलब जहाँ पर लोगों की भीड़ लगभग 1 लाख लोग आए, लक्खी मेला कहा जाता है, शुरू हो जाती है। लेकिन इसके ठीक एक पखवाड़े बाद, जैसा अभी हमने बताया काशी में होता है, वैसे ही यहाँ पर भी फिर उनको 15 दिन बाद
उनको मन फेरने के लिए, यानी उनको जैसे कहते हैं ना 15 दिन से वो घर के अंदर हैं, तो उनको खुशी के लिए ये रथ यात्रा निकलती है, यानी उनका मन फेरने के लिए, इनके थोड़े बदलाव के लिए ये यात्रा निकलती है। और वो बड़े शोभायमान होकर ये बड़े बड़े रथों में निकलते हैं और प्रतिवर्ष ये रथ तैयार किया जाता है ना। कितना अच्छा लगता होगा जब ऐसे उत्सव, ऐसे मेले लगते हैं, तो रौनक की अलग बात होती है। सबने देखा है जी हाँ जी। और उड़ीसा के पुरी शहर में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बहुत ही उस तरह से मनाते हैं, और इसे पर्व को 10 दिन पूर्व से ही बड़े विधि विधान से रथों का निर्माण होने लग जाता है। और इस उत्सव की तैयारी में सभी जो है वो बड़े भाव से आस्था से जुड़ जाते हैं। 21 दिनों तक पहले नरेंद्र सरोवर में श्री विग्रह नौका विहार करते हैं। ये देखो, श्री विग्रह नौका विहार हो या जैसे स्नान वाली बात है, इस बार ये सारी चीजें, जैसे काशी की हमने बात कही, इस बार सब चीजों को स्थगित कर दिया गया था और ये सब प्रतीक के तौर पर उन्हें वहीं मंदिर के अंदर करवा दिया गया। बिल्कुल। और समुद्र के किनारे बसे पुरी नगर में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के समय आस्था और विश्वास का जो भव्य वैभव और विराट दृश्य यहाँ देखने को मिलता है, वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता है। बहुत ही दुर्लभ है ये। और जगन्नाथ जी का रथ ये करीब 45 फीट ऊंचा होता है। इसमें 16 पहिए लगे होते हैं, जिसका व्यास 7 फीट का होता है। पूरे रथ को लाल व पीले कपड़े से सजाया जाता है। इस रथ की रक्षा गरुड़ करते हैं, ऐसा कहा जाता है। और इस रथ को दारुका चलाता है। रथ में जो झंडा लहराता है उसे त्रैलोक के मोहिनी कहा जाता है। क्या बात है, तीनों लोकों की मोहिनी जी। और जगन्नाथ जी के रथ में 4 घोड़े भी होते हैं और इस रथ में वर्षा, गोवर्धन, कृष्णा, नरसिंहा, राम, नारायण, त्रिविक्रम, हनुमान और रुद्र विराजमान रहते हैं। और जिस रस्सी से इसे खींचते हैं उनका भी विशिष्ट नाम है, उसे शंखचूड़ा नागनी कहते हैं। वहीं जो बलराम का रथ होता है रेणु जी, वो 43 फीट ऊंचा और उसमें 14 पहिए लगे होते हैं। इसे नीले, लाल, हरे रंग के कपड़े से सजाया जाता है। और सोचिए जब 3 रंग हैं तो कितना सुंदर दिखता होगा। और इसकी रक्षा वासुदेव करते हैं। इसे मताली नाम का सारथी चलाता है। इसमें भगवान गणेश, कार्तिक, सर्वमंगला, प्रलाम्बरी, हटायुध, मृत्युंजय, नताम्बरा, मुक्तेश्वर, शेषदेव विराजमान इसमें रहते हैं। इसमें जो झंडा लहराता है उसे उनानी कहते हैं। इसे जिस रस्सी से खींचा जाता है उसे बासुकी नागा कहते हैं। बासुकी, जैसा कि पहले ही बता दिया गया कि इनकी सुरक्षा करते हैं बासुकी, तो वही खींचते भी हैं। और सुभद्रा जी के रथ में 12 पहिए और ये 42 फीट ऊंचा होता है। इसे लाल काले कपड़े से सजाया जाता है। और इस रथ की रक्षा जय दुर्गा माँ करती हैं, दुर्गा करते हैं। और इसमें सारथी जो होते हैं वो अर्जुन होते हैं। और इसके झंडे को नंदिक कहा जाता है। और इसमें चंडी, चामुंडा, उम्रतारा, वन दुर्गा, शाली दुर्गा, वाराही, श्यामकली, मंगला, विमला विराजमान होती हैं। और इसे जिस रस्सी से खींचा जाता है उसे स्वर्ण चूड़ा नागनी कहा जाता है। इन रथों को हजारों लोग वैसे खींचते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा लोगों को लगता है कि एक बार रथ खींचने में उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। और जैसा कि मेले जैसा माहौल हो जाता है, बताया गया है। और जो महाप्रसाद लगता है वो भी लोगों में वितरित किया जाता है। और जब एकादशी के दिन इन्हें वापस लाया जाता है, उस दिन को बहुड़ा कहा जाता है। जगन्नाथ जी की प्रतिमा अपने मंदिर के गर्भ में स्थापित कर दी जाती है। साल में एक बार ही प्रतिमा को उठाया जाता है। बिल्कुल। और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा अद्भुत और विशाल होती है। जी हाँ, ये तो बहुत सारे लोगों ने, यही हम पहले ही कहना चाह रहे थे कि आपने दूरदर्शन पर देखा होगा इसको। और वैसे इस बार वहां जाकर सजीव प्रसारण नहीं किया गया, बल्कि इसको टेलीविजन पर देखकर ऑफ ट्यूब लाइव कमेंट्री की गई। और इसके साथ साथ बहुत सारी तब्दीलियां इस बार हुई हैं, जैसे कि अलवर में भी प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इसको विवाह के महोत्सव के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन पहली बार ऐसा है कि ये नहीं निकलेगा। और इसमें करीब मंदिर से करीब, मतलब ये जो है ना, यहाँ पर अलवर की जो हम परंपरा की बात कर रहे हैं, लगभग 165 साल परंपरा पुरानी है, सोचो। लेकिन इस बार वो टूट जाएगी क्योंकि इस बार इसके कोरोना के तहत इसको नहीं किया जा रहा है। अलवर में मालाखेड़ा और राजगढ़ में भी 2 जून को यात्रा निकलती है। मतलब अगर होता तो द्विज के दिन, यानी द्विज के दिन निकलती। और अलवर शहर में
7 दिन बाद आषाढ़ शुक्ल नवमी को निकलती है। तो अलग-अलग दिन अलग-अलग ढंग से लोग मनाते हैं, लेकिन बस कुल मिलाकर परंपरा ये है कि पूरे दिन इसका मतलब एक वो सब रस्म की तरह माना जाता है। और भगवान जगन्नाथ के लिए ऐसा कहते हैं कि ये एक जीवित स्वरूप के तौर पर है, क्योंकि उन्हें खिलाया जाता है, फिर वैसे उनके 5 टाइम के भोग लगाया जाता है, स्नान कराया जाता है। माना जाता है कि अब वो बीमार पड़ गए, ऐसे किसी भगवान के बारे में ऐसा नहीं सुना। हाँ, लेकिन इसीलिए जो अभी हम अलवर की बात कर रहे हैं, उसमें भी हिंदू परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ और जानकी का विधि विधान के साथ विवाह किया जाता है, और भगवान को कंगन, डोरा, मेहंदी की रस्म, भात और संस्कार सब कराए जाते हैं। और विवाह का योग जो है ना, वो 15 दिन तक चलता है। इंद्र विमान में निकलती है रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इंद्र विमान में निकलती है। कितना सुंदर लगता होगा। और इंद्रराज परिवार की ओर से ये मंदिर को भेंट किया गया था, ऐसा कहते हैं। तो इस तरह से अलग-अलग हमारे देश में जो है ना, एक ही त्योहार बहुत अलग-अलग अंदाज में अपने-अपने ढंग से मनाया जाता है। जी रेणु जी, और जहाँ भी मनाया जाता है, जिस जगह भी, तो बस लगता है कि एक बार हम भी जाके वहाँ पर देख लें, दर्शन कर लें, और इस तरह से अच्छा माहौल हो जाता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर माहौल होता है। ये तो होता है कि कैसा आप किस मन से जा रहे हैं, आपकी श्रद्धा क्या है, आपकी भाव क्या है। लेकिन फिलहाल भाव की बात आती है तो चलो एक भजन यहाँ सुन लेते हैं ना? जी। ठाणे काई काई बोल सुनावा, ठाणे काई काई बोल सुनावा, मारा सावरा गिरिधारी, ठाणे काई काई बोल सुनावा, ठाणे काई काई राधा प्यारी दे डारोना बंसी मोरी, राधा प्यारी दे डारोना बंसी मोरी, ये बंसी में मेरो प्राण बसत है, ये बंसी में मेरो प्राण बसत है, वो बंसी हो गई चोरी, गई चोरी, राधा प्यारी दे डारोना बंसी मोरी। राधा प्यारी दे डारोना बंसी मोरी, राधा प्यारी।
धारावाहिक नेत्री, महिला सांसद की जीवन गाथा और चुनौतियों पर आधारित कार्यक्रम शाइना एनसी के साथ। नमस्कार, मैं हूँ शाइना एनसी। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम नेत्री में। महिला सांसद की घर से संसद तक के संघर्ष की कहानी नेत्री। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। विविध भारती के राष्ट्रीय नेटवर्क पर धारावाहिक नेत्री प्रत्येक बुधवार दोपहर 3:15 से। गुजराती की वरिष्ठ लेखिका साहित्यकार कुंदनिका कपाड़िया की कहानी। जी, उससे पहले बता दें कि हम इनके बारे में बात करने जा रहे हैं साहित्यकार के तौर पर सके विशेष में। जी, और इनकी कहानी जो है उसकी बात तो हम करेंगे ही, लेकिन इनकी कहानियों के बारे में अगर हम कहें तो अगर कोई पढ़ ले तो उससे जुड़े बिना नहीं रह सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। और गुजराती भाषा की ये प्रख्यात साहित्यकार हैं। इनका उपन्यास 7 पगला आकाशमां के लिए उन्हें सन 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और कुंदनिका जी का जन्म 11 जनवरी सन 1927 को लिम्बड़ी, जो अब सुरेंद्र नगर में है, सुरेंद्र नगर का ही पास में ही है लिम्बड़ी, से जाना जाता है। और गुजरात में नरोत्तम दास कपाड़िया के घर आपका जन्म हुआ और अपनी प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा आपने गोधरा से पूर्ण की। और इसके साथ ही भावनगर के कॉलेज से इतिहास और राजनीति शास्त्र में आपने बीए किया और एमए के लिए प्रवेश लिया, लेकिन किसी वजह से ये पूरा नहीं हो सका। बिल्कुल। और उनका विवाह सन 1968 में मुंबई के गुजराती कवि मकरंद दवे से हुआ। उन्होंने 1985 में वलसाड के पास वकरल गांव के पास एक आश्रम नंदीग्राम की सह स्थापना भी की, जहां वे ईशामा के रूप में जानी जाती थी। वे एक उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार हैं। परोध थाटा पहला उनका था और सन 1968 में उन्होंने लिखा था। उनका पहला उपन्यास था, जिसके बाद 1972 में उन्होंने अग्नि पिपासा लिखा। 1984 में 7 पगला आकाशम, जिसकी आलोचकों ने भी खूब तारीफें की। इसे उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ उपन्यास का दर्जा दिया। और ये जो हमने कहा अभी नाम लिया 7 पगला आकाशमां, जी जी, और इसमें नारीवाद की खोज हुई। बहुत करीब से नारियों के एहसासों को छुआ उन्होंने। और उनकी पहली कहानी प्रेमना अनूस, जिसने अंतर्राष्ट्रीय कहानी प्रतियोगिता में दूसरा पुरस्कार जीता, इसके बाद ही कहानी लिखना इन्होंने शुरू कर दिया था। बात है। तो कहानी लिखना शुरू कर दिया। तो अब इसकी जिसका इनकी जो कहानी का अनुवाद किया है प्रतिमा दवे जी ने, तो उसका अंश सुना दो मंजरी। जी बिल्कुल। इनकी कहानी का अंश ये है कि कोई भी सबसे जुड़ा हुआ है एक कहानी का अंश। घर में खूब चहल पहल है आज। पहले कहानी का शीर्षक बता देते हैं। जी, जाने देंगे तुम्हें। जी, इसका अंश है। हाँ। घर में खूब चहल पहल है। आज दोपहर की फ्लाइट से दीपांकर और मारिया आने वाले हैं। दीपांकर, उनका सबसे छोटा बेटा, 7 वर्ष पहले अमेरिका गया था। वहीं की लड़की से विवाह कर लिया। बार बार आने को लिखता था पर आया नहीं। अब माँ बीमार है, मरणोन्मुख है, तो पत्नी को लेकर आ रहा है। अमेरिकी लड़की है, क्या पता कैसी हो। वे मन ही मन थोड़ा हंसी। टैगोर का गीत मेघानी ने अनुवाद किया था। वो कैसी है, कैसी नहीं, माँ मुझे जरा भी याद नहीं। वो मेरा आदर करेगी या नहीं, मुझे चाहेगी या नहीं। वैसे ये सब इतना महत्वपूर्ण नहीं था। अब उन्हें और कितने दिन जीना था। पर एक चाव था, अनजान दूर देश की कन्या बहू बनकर आ रही है, उसे जानने की इच्छा थी। तो कुछ इस तरह से बड़ा चित्रण सा करती हैं आपकी कहानी में। और जैसा जैसा कि ये कहानी आपने पढ़ी, तो ये हम सबके जीवन से जुड़ी हुई बातें होती है। एक संशय मन में रहता ही है कि कैसी होगी कन्या। तो बात कर रहे थे हम इनकी कहानी प्रेमना अनूस की। ये इनकी कहानी संग्रह के रूप में प्रकाशित हुई थी रेणु जी। और उनकी अन्य कहानियां संग्रह हैं वधु न वधु सुंदर, कागलिनी होदी, जावा दैशु तामने, मनुष्य तवु है। उनकी कहानियां दर्शन, संगीत और प्रकृति की खोज
करती हैं। कुछ चुनिंदा कहानियां निश्रेष्ठ वर्तों के रूप में प्रकाशित हुई। वे धूमकेतु, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर से भी वो प्रभावित रहीं। उनके निबंध संग्रह द्वार अने दीवाल और चंद्र तारा, वृक्षा बादल, इस विद्या पर भी उन्होंने लेखनी चलाई, इन सब विधाओं पर भी। और आक्रांद आने आक्रोश उनकी जीवन संबंधी कृति है। उन्होंने परम समीप, जकरवे दिवा और गुलाब ए गुंजर का संपादन किया। परम समीप उनकी जो लोकप्रिय प्रार्थना संग्रह है। बिल्कुल। और इसके साथ ही लॉरा इंगल्स वाइल्डर के काम का वसंत अवशेष सन 1962 में अनुवाद किया। मैरी एलन चेज ए गुडली फेलोशिप का दिलबर मैत्री और बंगाली लेखक रानी चंद्र के यात्रा वृतांत को पूर्ण कुंभ के रूप में अनुवादित किया। और इसके अलावा अन्य अनुवादित रचनाएं हैं। पुरुषार्थन पगले 1961 में किया। फ्लोरेंस स्कोवेल शिन की द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट, इसे जीवन का एक खेल के रूप में इन्होंने लिखा। और उन्होंने एलन कैंडी के ओपनिंग द डोर विद इन को उघड़ता द्वार अनंता और स्वामी राम के लिविंग विद द हिमालय मास्टर हिमालयन सिद्ध योगी के रूप में भी अनुवाद इन्होंने किया। कुंदनिका जी को कई गुजराती साहित्य परिषद और गुजराती साहित्य अकादमी से पुरस्कार प्राप्त हुए। और चंद्र तारा वृक्ष बादल में उन्हें गुजरात साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सन 1985 में सत पगला आकाशमा ये उपन्यास के लिए हमने जैसे बताया साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और 84 में धनजी कांजी गांधी सुवर्ण चंद्रक प्राप्त हुआ आपको। उनकी लेखनी इतनी सटीक थी कि उपन्यास सात पगला आकाशमा के लिए 6 अवार्ड मिले। किसी एक पुस्तक को अवार्ड मिलना बड़े ही गर्व की बात होती है। और उन्होंने गुजराती नारी समाज की चेतना को इस तरह झकझोर दिया कि ये पुस्तक सामाजिक क्रांति की अग्रदूत बन गई। प्रत्येक परिवार में ये पुस्तक ज़रूर पढ़ी गई होगी, कोई भी इससे वंचित नहीं होगा मुझे लगता है। इस कहानी में उन्होंने स्त्रियों पर सदियों से हो रहे अन्याय को उजागर किया है। और जाने कितनी ही स्त्रियों की अपनी कथा व्यथा का इसमें आभास होता है, इसलिए सबने पढ़ा होगा। इसलिए उनकी ये कहानी उनकी न रहकर बल्कि यूं कहा जाए कि पूरे नारी समाज की बन गई ना। बिल्कुल। और फेमिनिन मूवमेंट शुरू होने से बहुत पहले ही नारी मुक्ति की समस्याओं पर बड़ी हिम्मत से उन्होंने कहानियां लिखनी शुरू की थी। और उनकी बेबाक लेखनी ने काफ़ी तहलका मचा दिया था। वे एक अत्यंत संवेदनशील और सजग और प्रबुद्ध लेखिका रहीं। इतनी सुप्रसिद्ध साहित्यकार ने सन 2020 में इस संसार से विदा ले ली, लेकिन हम उन्हें उनकी रचनाओं के माध्यम से, कहानी के माध्यम से सदा सदा याद करते रहेंगे। बिल्कुल याद करेंगे, क्योंकि आपने महिलाओं की स्थितियों ने उन्हें बहुत क्षुब्ध किया, बहुत दुखी किया। इसलिए पत्रकारिता और साहित्य में औरतों के मुद्दे को उन्होंने बहुत प्रमुखता से उठाया। उनकी कहानियां और उपन्यासों की महिलाएं जो होती थीं, यानी जो पात्र होते थे, वो पुरुष वर्चस्ववाद के खिलाफ विद्रोह करती हैं। वे समाज के नैतिक मूल्यों पर सवाल करती हैं जो पुरुष प्रधान समाज को अच्छा नहीं लगता। महिला पात्रों को सामने लाने के लिए ही अपनी रचनाओं में कथानक से अधिक चरित्रों को महत्व दिया आपने। और जैसा कि हम लोग बता रहे हैं, ये हमारी साथी ने लिखकर भेजा है जी। और आपने थोड़ी बहुत जानकारी भी इसमें लिखी है कि पति मकरंद दवे जी जो थे उनके, वो गुजराती के जाने माने कवि। तो ये सारी चीजें इन्होंने लिखा। और खास तौर से जो हम लोगों ने पढ़ाई की बात कही कि एमए वो नहीं कर पाई, मंजरी तो हमारी साथी इसमें लिखकर भेज रही है कि पढ़ाई उनकी इसलिए प्रभावित हुई कि शुरुआती शिक्षा जैसा उन्होंने बताया गोधरा में हुई, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण आपकी पढ़ाई प्रभावित हुई। तो बचपन अकेलेपन में बीता, इसलिए वो लेखन की ओर आकर्षित हुई। तो ये सारी जानकारी और आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता हमारे इस समय जो लिख रहे हैं फेसबुक पर, बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद के साथ हम सुनते हैं एक अच्छा सा गीत। झुमेर कली भंवरा उलझ गया कांटों में, झुमेर कली भंवरा उलझ गया कांटों में। बन बन ढूंढे पान शराबी, बन बन ढूंढे पान शराबी। गगन कहे
गगन कहे चुपके से फूल खिला कांटों में, झुमर कली भंवरा उलझ गया कांटों में। सांस सवेरे दिल को घेरे, कौन ये मुझ पे जादू फेरे। सांस सवेरे दिल को घेरे, कौन ये मुझ पे जादू फेरे। सब समझावे प्रीत बुरी है, सब समझावे प्रीत बुरी है। लगन कहे जीवन का चैन छुपा कांटों में, झुमर कली भंवरा उलझ गया कांटों में। मन में आके चैन चुरा के, जो छुप जाए नींद उड़ा के। मन में आके चैन चुरा के, जो छुप जाए नींद उड़ा के। जब मैं उनका नाम पुकारूं, जब मैं उनका नाम पुकारूं, नजर कहे आंचल के पूछ पता कांटों में, झुमर कली भंवरा उलझ गया कांटों में। बन बन ढूंढे कौन शराबी, बन बन ढूंढे कौन शराबी। गगन कहे चुपके से फूल खिला कांटों में, झुमर कली भंवरा उलझ गया कांटों में। तो रेणु जी, अभी हमने अपनी सखियों और श्रोताओं को मीरा और नौकरी फिल्म का ये गाना सुनाया, और जिसमें गीता दत्त जी की आवाज़ थी। तो बड़ा प्यारा सा मीठा सा ये गीत है, तो मुझे लगता है श्रोताओं को, सखियों को, सबको बहुत पसंद आया होगा, है ना? गीत हमने सुनाया था, यानी भजन था, जी, वो था मीरा का, जी, और अभी जो ये नौकरी फिल्म का है। तो भाई हमें लगता है कि बड़ा कहना चाहिए था कि रेयर गाना है, थोड़ा कम सुनने में आता है, ज्यादा हम नहीं बजाते इसको। लेकिन फिलहाल जो बहुत सारी हमारी कलाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, और आज हम करने जा रहे हैं पिछवई कला के बारे में ना। बिल्कुल, पिछवई कला के बारे में बात करेंगे, और हमारे देश में लोक कलाओं का बहुत ही गहरा रंग फैला हुआ है। वहाँ की संस्कृति, परंपरा और उन चित्रों के माध्यम से हम उन सब जगहों की चीज़ों को समझ सकते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जगह जगह की कलाओं को हम देखते चले आ रहे हैं। और जैसा कि हमने बता ही दिया है कि हम पिछवई कला के बारे में बात करें, तो पिछवई शब्द का शाब्दिक अर्थ है पीछे वाली। और अब आप समझ गए होंगे कि अक्सर आपने इस्तेमाल भी किया होगा, अगर हम कोई सजाते हैं, कोई भी बचपन में अगर जन्माष्टमी सजाएं या कोई भी ऐसे कुछ भी त्यौहार, तीज त्यौहार मनाएं, या यूं शादी विवाह में भी आपने चंदवा और पिछवई दो शब्द सुने होंगे। चंदवा जो ऊपर छाता है, यानी जो हम लोग आंगन में जब विवाह बैठता है तो जब ऊपर लगाते हैं कपड़ा, वो उसको चंदवा कहा जाता है। चांद का जगह है, और सिर के ऊपर जो लगता है वो चंदवा होता है, और जो पीछे की ओर होता है उसे पिछवई कहते हैं। तो ये आप समझ अब गए होंगे दोनों का फर्क, और हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमें उसका मतलब बहुत बार हम भी समझ गए चंदवा का अर्थ। जी, तो चंदवा और पिछवई ये होता है। तो जो पिछवई जो है, इसको कपड़े के आकार जो होता है, एक बड़े से आकार वाला कपड़ा होता है, और जो मूर्ति के पीछे दीवार पर लगा दिया जाता है। नाथ द्वार के श्रीनाथ जी मंदिर और अन्य मंदिर में, मुख्य मंदिर के पीछे आप इस चित्रकला को आराम से देख सकते हैं, और लगा हुआ भी देखते हैं। इसमें लीलाओं का चित्रण होता है, बहुत सुंदर सुंदर होता है, रंग संयोजन किया जाता है, महीन कलाकारी से काम किया जाता है, जो देखकर जिसे देखा जाए तो मन बिल्कुल खुश हो जाता है, और इसे देखकर जानकारी भी बहुत सारी मिलती है। बिल्कुल, क्योंकि जो लीलाओं के बारे में हम वहाँ पर चित्र देखते हैं बने हुए मूर्ति के पीछे जो कि ये लगा होता है, तो हम उन भगवान की लीलाओं के बारे में हम समझ लेते हैं वहाँ से। और चटक रंग में डूबे श्री कृष्ण की लीलाओं से भरे चित्र हर व्यक्ति को आकर्षित तो करते ही करते हैं, और साथ में और भी भगवान है उनके भी चित्र होते हैं। अलग अलग मौसमों का पिछवाई में सुंदर चित्रण भी देखने को मिलता है, जिसे 12 मासा भी कहा जाता है। पिछवाई पेंटिंग के चारों ओर एक चौड़ा किनारा
होता है और इस पर लकड़ी के ठप्पों की सहायता से फूल और पत्तियों की, अल्पनाओं की, विभिन्न आकारों की पूरी बेल बनाई जाती है ठप्पों की मदद से। और इसको बनाने के लिए कलाकार भी अलग अलग होते हैं। इनमें मुख्य कलाकार के शिष्य होते हैं या परिवार के अन्य सदस्य जो होते हैं वो इस काम को, किनारे जो बॉर्डर होता है उसको भरने के लिए वो लोग करते हैं काम। क्या बात है। और इस कला में कपड़ों और गहनों की सजावट को और खूबसूरत और कीमती बनाने के लिए सोने और चांदी के रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। पहले ज़्यादा किया जाता था और इसके लिए सधे अनुभवी कलाकार ही इसे करते हैं। नाथद्वारा और उदयपुर इन कलाकृतियों का प्रमुख स्थान है, या कह सकते हैं गढ़ है। पिछवाई कला यहाँ की गलियों में लोगों को, मतलब यानी कि हर जगह आप करते हुए देख सकते हैं लोगों को। इन कलाकारों के घरों में भी बड़ी तन्मयता से काम करते हुए आप देखेंगे इन्हें, और आपको इनकी मेहनत का तब अंदाज़ा लगेगा कि किस लगन से ये काम करते हैं। आपको मतलब इनकी जो काम का जो शैली है ना, और जो लगन है, इससे आपका मन एकदम खुश हो जाएगा, भाव विभोर हो जाएंगे आप। इन्हें पेंटिंग के रूप में खरीद कर घरों में भी आप सजा सकते हैं, क्योंकि अब ये मंदिरों तक ही सीमित नहीं है, इसका विस्तार हो चुका है। ये सिल्क और आर्ट सिल्क पर भी बनाई जाती है और इसकी मांग आजकल बहुत है। बिल्कुल। और भक्ति परंपरा से जुड़ी ये कला राजस्थान के उदयपुर स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में विशेष रूप से, जैसा कि आपने बताया, कि देखी जाती है। 1672 के आसपास इसको बनाया गया और अब तक हम इसे देखते चले आ रहे हैं। 19वीं सदी में गोपाष्टमी का चित्र जो वहाँ पर देखने को मिला है वो बड़ा ही सुंदर है और कलाकारों की मेहनत का अंदाज़ा भी हम इन चित्रों के द्वारा लगा सकते हैं। नाथद्वारा में आज भी पिछवाई कला 300 वर्ष पूर्व की तकनीकी विधि से ही बनाई जा रही है। जो समय थी उस समय से ही आज भी वैसे ही बना रहे हैं। पहले जो था सूती कपड़ों पर बनाकर घोटे का उपयोग किया जाता था, जो सफ़ेद हकीक के पत्थर से बना होता था। पत्थर और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है इसमें। गेरू रंग व बारीक कलम से चित्र का रेखांकन किया जाता है। पृष्ठभूमि में रंग भरने के बाद आकृतियों की देह और इस वस्त्र को विभिन्न रंगों से रंगा जाता है। स्वर्ण रंग के आभूषण इसमें बनाए जाते हैं और जब ये हकीक का जो पत्थर होता है वो उससे जब घिसते हैं तो उसमें चमक आती है एक तरह से। और अंत में गहरे रंग व ब्रश से इसकी पक्की लिखाई की जाती है। पिछवाई रंगों को टिकाऊ और चमकदार बनाए रखने के लिए, जैसा कि बताया, कि हकीक के पत्थर से हल्की हल्की घिसाई की जाती है। और इस कला में सोने चांदी का प्रयोग होने से ये महंगी मिल जाती, क्योंकि बाद में इसमें सोने चांदी के तारों का भी उपयोग करने लगे तो इसकी मांग बढ़ी और ये महंगी भी हो गई। लेकिन कला के कदरदान इसे खरीदते भी हैं। इस कला से जुड़े बहुत से कलाकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। बिल्कुल। और चांदी और सोने से करने का एक और कारण ये भी है कि इसके जो है जल्दी खराब नहीं होते और ये चमक जो होती है वो वाकई अलग ही होती है, आप भी जानते हैं। आज भी बहुत सारे कलाकार इस कला को बरकरार रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि ये चित्र जो दीवार पर लटका कर ही बनाए जाते हैं। अब आप सोचिए कितनी मेहनत का काम है इस तरह से बनाने में, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी जो है वो इसको करती है। कुछ लोग कर भी रहे हैं पारंपरिक रूप से, जिनके परिवार में चल रहा है। लेकिन हाँ, फिर भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि और लोग भी इसे सीखें, क्योंकि कला नहीं बल्कि सिर्फ इस कला को केवल ऐसे जैसे हमने बता दिया सिर्फ जाने नहीं, बल्कि इसको समझें और करने का प्रयास करें और बाकायदा इसको सीखना चाहिए। क्योंकि जो भी हस्तकला है, हस्तशिल्प है, इसका हमको संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, इसको आगे बढ़ाना ज़रूरी है, नहीं तो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अब हम सोचते हैं कि इसको ऐसे टांग के वैसे बनाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि उसमें फिर उसका अनुपात बहुत अलग ढंग से हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक तरीका होता है, ये हुनर सिर्फ बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। बिल्कुल। और हम सुन सकते हैं एक प्यारा सा गीत। बिल्कुल। संग
जो फिल्म, जी फिल्म क्यों, फिल्म का नाम बता देते हैं। बिल्कुल, मोरा रूप रंग जो ये गीत था ये हमने सुनवाया कातिल फिल्म का। और फिल्म का ये गीत, और बहुत सारे हमारे साथी साझा कर रहे हैं, तारीफ तो कर रहे हैं, जगन्नाथ जी की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं जी। हमारे एक साथी ने लिखा है कि हमने अभी कुंदनिका कपाड़िया जी के बारे में जो बताया, उन्होंने लिखा हमारे घर आ चुकी हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर भाई। और इन्होंने लिखा कि अपने 2 साथी के साथ आई थी हमारे घर, 3 दिन रुकी, और मेरे ससुर जी भी चित्रकार लेखक हैं, उनसे ही मिलने आई थी, तो आज उनके साथ बिताए दिनों की याद ताज़ा हो गई। कितनी अच्छी बात इन्होंने साझा करी है। और हमारे सभी जो सखियां हैं, श्रोता हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखकर भेजते रहते हैं। और ये कमेंट्स हम पढ़ेंगे यहाँ पर रेणु जी, कि हमारी एक सखी लिखती है कि हम याद करने के लिए लिख लिख कर याद करते थे। गणित के सवाल हम स्लेट पर लिख कर समझते थे। कक्षा 10वीं में हमने ये खूब किया था। आपको ये बताते हुए और हर्ष हो रहा है कि मैंने 16 वर्ष बाद प्राइवेट से बीए और एमए किया। इसमें जो मुख्य जो पॉइंट होते थे उन्हें लिखकर याद किए थे मैंने। हाँ, पर समय रहते हुए शिक्षा पूरी होना चाहिए। समय बीतने के बाद तो केवल तसल्ली मात्र रहती है। लेकिन हम ये कहेंगे कि जो आपने 16 वर्ष बाद किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने इतनी उससे तन्मयता से इतने वर्षों बाद भी पढ़ाई करी। तो पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती उम्र की, कभी भी आप पढ़ाई कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। अरे ये तो मतलब बल्कि बहुत मुश्किल आपने काम किया। आप अफसोस जैसा क्यों कर रही हैं, हमें आश्चर्य लग रहा है। तसल्ली जैसी कोई बात नहीं है। ये आपका जज्बा बता रहा है, दिखा रहा है कि किस तरह से आपके मन में वो जज्बा था, तो आप कर पाई। नहीं तो हम जहाँ कोई काम 6 महीने तक टाल देते हैं, फिर तो वो काम होता ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। इतने वर्ष बाद तो वो भी पढ़ाई, मतलब अगर सामान्य तौर पर देखें तो जिसके नंबर बहुत अच्छे भी आते हैं तो उसका बहुत मन तो लगता नहीं। अगर ईमानदारी की बात करें तो बहुत कम लोग होते हैं जिनका कि मन लगता है पढ़ाई में, है ना। लेकिन रेणु जी, हमें तो लगता है अगर मुझे आज भी पढ़ने का मौका मिल जाए तो कर ही डालें। भाई तुम्हें भी सलाम है, सलाम है, सलाम है। मतलब जो लगता है टॉप भी करता है। अगर 100 लोगों ने टॉप किया अलग अलग स्कूलों से हम ले, तो शायद उसमें 10-20 लोग ही होंगे जिनकी इच्छा रहती है पढ़ने की। वैसे मंजरी एक बार बता दें, मतलब आज मौका मिले तो सब लोग पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पता है मौका नहीं मिलेगा, इसलिए जब समय रहता है तो कोई नहीं पढ़ता है। सही अंदाज पकड़ लिया आपने रेणु जी। हम समझ रहे थे कुछ तो तुम घुमा रहे हो। आज मैंने सोचा आज हम थोड़ा सा घुमा देते, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने अपने दिल की बात कही कि अगर। लेकिन हमारे और साथी लिख रही हैं कि विषय को याद करने के लिए मैं अपने विद्यार्थियों को लेक्चर के साथ वीडियो द्वारा टॉपिक समझाती हूँ, ताकि सुनने के बाद देखने से भी जल्दी ही बातें याद होती हैं। पहले मैं तो लिखकर याद करती थी, जिससे माँ हमारी लेखन की गलतियां सुधार देती थी। हम वो प्रक्रिया छोटी कक्षाओं में अप्लाई करते हैं। क्या बात है, सही बात है, सुधार के लिए। लेकिन हाँ, बार बार लिखकर याद किया जाए तो आसान होता है, बिल्कुल, और बहुत पक्का हो जाता है। बिल्कुल। और जैसे कि आज हम लोग बात कर रहे हैं याद कैसे करें। जो हमारे छात्र लोग हैं, स्टूडेंट लोग हैं, तो उनको पढ़ाई में जब दिक्कत आती है तो उनके लिए कुछ उपाय है जिनको वो अपना सकते हैं। कि जब भी क्या होता है कि जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं, हम सोचते हैं कि पहले हम आसान विषय से शुरुआत करें, क्योंकि वो क्या होता है कि पढ़ने में जल्दी समझ में आते हैं, और फिर उस विषय को बाद में पढ़ते हैं। जो मतलब जो हार्ड होते हैं उनको हम बाद में पढ़ते हैं। और सबकी जो क्षमता होती है पढ़ने की वो अलग अलग होती है। किसी को जल्दी याद हो जाता है और किसी को देर से याद होता है। इसीलिए कुछ तरीके अपनाएं, कुछ आदतें बदलें, जिसमें क्या होता है कि हम फर्क महसूस कर सकते हैं। अपने आप में सोच कर समझ करके हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारा मन करे तो हम सोचे नहीं, अच्छा थोड़ी देर हम कुछ और कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं। ऐसे करेंगे तो हम अच्छे से विषयों को याद कर सकते हैं। और फिर क्या होगा, आप देखेंगे कि हमारी रुचि भी बढ़ेगी। जैसे एक बार बहुत देर तक लगातार पढ़ने बैठे हैं तो ऊब जाते हैं, तो थोड़ा सा इधर उधर टहल लें, फिर पढ़ लें तो फिर अच्छा रहेगा। और जब परीक्षा करीब आने पर जो आती है, परीक्षा करीब आने लगती है, तो उस समय कोई दिक्कत नहीं होती है अगर हम कुछ तरीके से प्लान बना करके पढ़ते हैं, याद करेंगे तो। और एक बात और है, जैसे तुमने कहा कि विषय इधर उधर कर लें, घूम लें, टहल लें, उसके साथ साथ एक बात और है कि विषयों का भी जो ना संयोजन कुछ इस तरह से करें कि जैसे गणित के बाद कुछ आप साहित्य ले लें, फिर साहित्य के बाद फिर कुछ इस तरीके का ले लें, तो आपको ये भी जो अंतराल आप दूसरा विषय जो लेंगे वो भी कुछ ऐसा हल्का होगा कि वो भी आपको मनोरंजन की तरह थोड़ा सा हल्कापन देगा, बिल्कुल आराम देगा। तो ऐसा नहीं है फिर आपके अच्छा आसानी से दूसरा विषय आप पढ़ भी लेंगे, है ना, वो याद भी हो जाएगा, वो तैयारी भी हो गई। तो कुछ इस तरह से भी आप उसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, या एक के बाद इस तरह से तैयारी कर सकते हैं कि किस विषय के बाद हमें क्या पढ़ना है। अगर आपने लगातार साइंस के ही विषय ले लिए या उसके बीच में गणित लिया तो सब भारी भारी हो जाएगा, सब मिक्स हो जाएंगे आपस में, और भारी भारी होगा। तो थोड़ा सा एक भारी विषय फिर थोड़ा हल्का विषय। और अब ये मत सोचिए गणित के बाद हमने हिंदी कहा, तो हो सकता है किसी के लिए हिंदी बहुत मुश्किल हो और गणित बहुत आसान हो और हिंदी
बहुत मुश्किल हो। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस में रुचि है और कौन सा विषय आपको आसान लगता है और कौन सा मुश्किल। बिल्कुल। और इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले तो हमें अपने अंदर उत्सुकता को बना के रखना है। मतलब कुछ हम ऐसा करें कि हमारा मन पढ़ाई में लगने लगे, और इसके लिए आप पहले एक योजना बना लें या टाइम टेबल बनाएं कि कब किस विषय को पढ़ना है, जैसे अभी कहा ये रेणु जी ने, और उसी के टाइम टेबल के हिसाब से ही आप अपना पढ़ाई को शुरू करें। और जैसा आप कह रही थी अभी कि पहले जैसे हार्ड कठिन विषय ले लें, हल्का विषय ले लें, तो इस तरह से लेंगे तो आपकी रुचि बनी रहेगी। और दूसरा विषय ऐसा लें जिसमें मन बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि तब आप थोड़े गंभीर होंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये इसमें हम पढ़ नहीं पा रहे हैं तो इसको हम पहले पढ़ें। यहाँ ये आत्मचिंतन करें और सोचें कि ये कठिन विषय में ऐसा क्या है जो हम कठिन विषय सोचते हैं कि हम इसे पढ़ें, तो इसके बारे में सोचें कि ऐसा क्या है इसमें जो हम नहीं इसको पढ़ सकते, क्यों नहीं हमें ये पसंद आता है। और बच्चे जो हैं और जो हमारे साथी हैं वो इसको अच्छे से पढ़ते हैं, हमारे अंदर क्या है, क्यों नहीं हम इसको पढ़ पाते हैं। और इस तरह से एक चुनौती के तौर पर इसे लेंगे और आप बार बार अभ्यास करने लगेंगे तो जाहिर है कि आपको वो आ जाएगा, और जब आ जाएगा तो विषय सरल लगने लगेगा। तो सीधी सी बात है। इसके साथ साथ जैसे कि तनाव न लें, तो ये जो बात अभी हमने बताई उससे भी जुड़ी हुई ही बात है कि जब आप ये सोच लेंगे कि वो कर लेता है तो मैं क्यों नहीं, तो आपका तनाव तो आधा वैसे ही खत्म हो जाएगा। और जब आप तनाव मुक्त होकर पढ़ाई करेंगे तो जाहिर है कि तनाव जब वहां से हट गया तो फिर सिर्फ विषय ही रहेगा, तो जाहिर है कि पक्का हो जाएगा और आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और रोज रोज जब पढ़ाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। यानी आपको जो आपकी क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप उसी दिन अगर पढ़ लें नियम से तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और सबसे पहले सभी बच्चों को ये समझ ही लेना चाहिए कि हमें कैसे करना है। और जब परीक्षा के समय विषयों को क्या होता है फिर दोहराना ही बचता है। अगर हम पहले से पढ़ लेते हैं नियम के अनुसार, रोज का रोज याद करते हैं, लिखते हैं, होमवर्क करते हैं, तो हमें एग्जाम के टाइम में कोई दिक्कत नहीं आती है। यानी कि जो विषय, जो सबक, जो पाठ जो है वो जिस दिन पढ़ाया गया कक्षा में उसी दिन आके उसे आप पूरी तरह से तैयार कर लें, उसके बाद आप निश्चिंत रहें। कुछ इसी तरह से विषयों की जो बात आती है तो वो आप जैसे कि खास तौर से हमें अंक नहीं याद होते, सन नहीं याद होता, या उनसे जुड़ी कुछ बातें अगर हैं तो आप उसका एक तो मन में आप चित्र बना लें, दूसरा आप मन में सोचें कि अच्छा ये अंक ऐसे से ऐसे लिखा है। या आप जब देख रहे हैं पढ़ाई अपनी तो आप उसको इस तरह से देखें कि वो लगे कि आपके दिमाग में छप सा गया है। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि आप जब लिखने बैठते हैं तो आपको वो ऐसे दिखने लगता है। बिल्कुल, तो वो प्रयास कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ अंक ऐसे हैं जैसे कि किसी का है मान लीजिए सन 1920, तो अब आपने या कोई और अंक ऐसे बीच में आ रहा है तो आप 1920 याद करेंगे तो आपको बड़ा मुश्किल लगेगा कि 1 के बाद 9 आया, 9 के बाद 2 आया, 2 के बाद 0 आया। अगर आपने 19-20 कर लिया तो आपको बड़ा आसान लगेगा, अच्छा 19 के बाद 20 आ गया। ऐसे ही 11-12 अगर आपने याद किया तो आपको आसान लगेगा। अगर आपको 1-1-1-2 याद करना है तो बड़ा मुश्किल लगेगा। ये आपने बहुत अच्छी तरीका बताया है वो ऐसे ही है। ऐसे ही 21-22 है तो अब आप सोचेंगे 2-1-2-2 थोड़ा मुश्किल है। अब आपको ऐसे आगे पीछे है तो कुछ इस तरीके से आपको संयोजन करना पड़ेगा। तो सारे अंकों के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। कोई सन जैसे हमारे देश की अगर हम बात 1947 बड़ा महत्वपूर्ण अंक है, तो किसी उसमें आता है तो आप 1947 याद कर लीजिए, चाहे फोन नंबर याद करना हो या कोई और अंक याद करना, तो वहां पर आप 1947 की जगह अगर 1947 या 1947 किसी ऐतिहासिक उससे जोड़ लें, अपने किसी ऐतिहासिक घटना से जोड़ लें, किसी की जन्मतिथि से जोड़ लें। को अगर पर्यावरण दिवस याद रहता है 5 जून तो उसको याद कर लें। तो कुछ ये सारी चीजें हैं, या आपका अपना जन्मदिन है, कोई ऐसी तिथि है आपके किसी खास मित्र का है, उन सारी चीजों को अगर आप कहीं किसी चीज को रिलेट कर लेते हैं या उसका एक नया संयोजन बना लेते हैं तो देखिए आपकी जो है बहुत आसान सा हो जाता है। ऐसे ही लंबे अंक अगर हैं तो जैसे कि अगर मैं बात करूं तो 1-3-1-6-2-7-5 3-7-1-2-7-5 बड़ा लंबा सा लग रहा है। अगर हम 2-2 का बनाते हैं तो 3-1-6-2-7-5 3-7-1-2-7-5 ऐसा आ रहा है जी। लेकिन इसको आपको थोड़ा सा कभी देखना पड़ेगा कि 3-3 का अंक याद करना आसान है कि 2-2 का, 4-4 करना का कि 2-2 का, तो उसमें कौन सी चीज की दोहराया जा रहा है उसको। ये सारी चीज आप सब चीजें अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या आसान है याद करना और उसका आपके लिए कितना आसान है। तो उसमें थोड़ा सा आप एक बार उसको निगाह दौड़ाएं उस पर, उसको देखें बार बार, उसको एनालिसिस करें, उसका एक तरह से कहें, उसका खुद का गुणा जो भाग करें कि इसको कैसे याद करेंगे, हमारे दिमाग में ये कैसे घुसेगा। तो
तो आपको खुद बड़ा आसान बिल्कुल। मैंने यानी कहने का मतलब रेणु जी आपने बहुत अच्छी तकनीक बताई है और अभ्यास करें। हाँ बिल्कुल, भी जरूर होगी, उन्होंने भी कुछ ना कुछ इजाद की होगी जरूर। जैसे जलियांवाला बाग के दिन की बात है, ऐसे लोहड़ी का दिन है, कुछ कुछ ऐसे है, 13 जनवरी है, 13 अप्रैल है, ये तिथियां कुछ ऐसी हैं जो हमारे दिमाग में चस्पा है, तो उनको कहीं से जोड़ लीजिए, कहीं कुछ कर लीजिए। तो इस तरीके से थोड़ी चालाकी तो करनी पड़ेगी। नहीं, बहुत अच्छा तरीका है और इससे ऐसे पढ़ने से तो बहुत अच्छे से याद होगा। और इसी तरह बात आती है कि जब हम पढ़ने बैठे तो भाई कहाँ बैठे, हाँ। कि ये भी हमें ढूंढना पड़ता है कि घर के किस हिस्से को हम खोजें जो जहाँ से हम शांति से पढ़ सके। तो आपके पास जो भी जगह, जितनी भी जगह, उसी हिसाब से आप ऐसा स्थान चुन लें कि जहाँ पर आपको शांति से बैठ सके, पढ़ सके, कोई डिस्टर्ब ना करे। चाहे वो छत हो सकती है, आपकी बालकनी हो सकती या आंगन हो सकती है। तो पहले तो हम लोग जैसे कॉलेज स्कूल वगैरह बच्चे जाते थे तब तो लाइब्रेरी थी, आजकल तो घर में ही है। तो आप घर का कोई भी हिस्सा चुने, पकड़ लीजिए बिल्कुल, और सबको बता दीजिए कि घेरेबंदी कर लीजिए, हमारा इलाका है जी, तो थोड़ी सी कर लीजिए। और एक बात और है, एक स्थान अगर नियत करने के बाद क्या होता है कि वैसे तो कुछ लोग घूम घूम के पढ़ते हैं, चलिए आपकी जैसी आदत है, लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा कहा जाता है कि एक स्थान आप जो नियत कर लें उस पर ही प्रतिदिन बैठें। क्योंकि जैसे हम रसोई घर में जाते हैं या अपनी डाइनिंग टेबल पर जहाँ खाना खाते हैं, जैसे ही आते हैं हमें भूख लगने लगती है, हमारा मानसिक स्थिति उसी स्थिति में पहुंच जाता है, यानी स्त्राव वैसे ही अंदर होने लगता है। तो ऐसा ही होता है कि जब आप खाने का पढ़ने के कोई स्थान अगर आप नियत कर लेते हैं, तो जब आप वहां जाते हैं तो अपने आप आपके पढ़ने का मन बनने लगता है। बिल्कुल। तो आप मानसिक रूप से भी तैयार हो जाते हैं जब आप वहां पहुंचते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा है। तो ऐसी चीजें अपनाएं और सुबह उठकर जल्दी पढ़ना ये बहुत अच्छा माना जाता है। और लेकिन वहीं विज्ञान की दृष्टि की बात करें तो कहते हैं कि जब हम सोते हैं, जो हमारे दिन भर के हम पढ़ते हैं या कार्य करते हैं, तो वो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, तो और वही सपने में आते हैं। तो ये कहा गया है कि जैसे कोई अंग्रेजी का अध्याय है, वो लेसन है, वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको आप दिन में एक बार पढ़ लीजिए और रात भर वो आपके कहीं ना कहीं मस्तिष्क में चलता रहेगा। और जब आप सुबह उठेंगे फिर उसी चैप्टर को आप पढ़ेंगे, अध्याय को पढ़ने लगेंगे, तो वो आपको जल्दी से समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखो ऐसा है ना कि ये जो रात और सुबह वाली जो बात है, सुबह क्या होता है कि प्रकृति जो है वो उत्सर्जन कर रही होती है, तो आप ग्रहण बहुत आसानी से कर लेते हैं। एक अलग तरीके का माहौल होता है, पर्यावरण जो है वो प्रदूषित नहीं होता है। तो वाइब्स जो होती हैं, जो जिनको हम आमतौर पे कहते हैं, ये जो कि जो भी सकारात्मक जो तरंगे हैं वो बहुत सकारात्मक होती हैं, क्योंकि बाकी उस समय कुछ उथल पुथल नहीं होती है। तो उस इसलिए कहा जाता है याद करने के लिए। लेकिन जो समझने वाली चीज़ है, अगर आपको ऐसा लगता है कि रात को आप सुबह खूब अच्छी तरह से उसे याद कर लीजिए, और रात में सोते समय एक बार सरसरी निगाह से, जिसको कहते हैं ना, उसको याद नहीं करना है आपको, उसको सिर्फ पढ़ना है। एक बार हल्का सा उसको देख के और सो जाइए, तो वो आपके दिमाग में बस जाएगा। बिल्कुल। और सुबह उठकर भी फिर पढ़ना नहीं है, फिर आपको बस हल्का सा उसको देख लेना है। यानी कि जैसे हम प्रार्थना करके सोएं और सुबह उठ के फिर प्रार्थना कर लें एक बार, बस उस तरीके की चीज है ये। बिल्कुल। तो ये सारी चीजों को इस तरह से अगर आप समझेंगे और सच में आप उसको महसूस करेंगे कि हमें कब याद हो रहा है, कैसे कितने बेहतर तरीके से याद हो रहा है, तो अपने आप को खुद समझ जाएंगे कि आपके लिए क्या बेहतर है। बिल्कुल। और एक समय ऐसा आता है कि वो हो ही जाता है, अपने आप आने लगता है। और जो विषय होते हैं रेणु जी यहाँ पर, जैसे मनोविज्ञान हुआ या कोई भी विषय हुआ, मनोविज्ञान की जो बात कर रही है ना मंजरी, उसके पहले गाना सुना दो, तब मनोविज्ञान की बात करना। इतनी भारी भारी बातें भाई। ठीक है। मैंने
खिलखिलाते हुए अब हम अपने साथियों से लेते हैं विदा। तो रेणु चतुर्वेदी और मंजी वर्मा का नमस्कार।